हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। तो देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में हमने जब चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसके संबंध में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के सामान्यतः दो विधियां होती है। एक होती है जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम हमने चुकाया है, इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का चुकाया गया प्रीमियम क्या माना जाए, व्यापारिक व्यय माना जाए। तो यहां लिखेंगे बीमा प्रीमियम जो होगा, बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय। अच्छा, व्यापारिक व्यय का मतलब क्या है सर? ट्रेड एक्सपेंसेस माना जाए, व्यापारिक व्यय माना जाए, व्यय मान कर लेखा किया जाए। दूसरी विधि क्या हो सकती है? दूसरी विधि हो सकती है सर, जब आप बीमा प्रीमियम जो चुकाया गया है, इस बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय ना माने, इसको एक विनियोग माने आप। तो पहली विधि हो गई, मान लेते हैं पार्ट ए। दूसरा है पार्ट बी, जब बीमा प्रीमियम को विनियोग, अब ये विनियोग भी कह सकता है आपसे, यहां पे संपत्ति शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है और यहां पे पूंजीगत व्यय शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय मानकर लेखा किया जाए। तो दो विधियां तो मुख्य रूप से ये हो जाती हैं कि बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा किया गया हो, और जब बीमा प्रीमियम को विनियोग मानकर लेखा किया गया हो। देखिए, विनियोग क्या होते हैं? विनियोग व्यापार के लिए संपत्ति होते हैं। तो कई बार प्रश्न में यूं भी कह सकता है, विनियोग की जगह संपत्ति शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। और आपको पता है कि जब भी आप कोई संपत्ति क्रय करते हो तो संपत्तियों को क्रय करने पर होने वाले व्ययों को हम क्या कहते हैं सर? पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो कई बार प्रश्न में यह भी कह सकता है कि पूंजीगत व्यय मानकर लेखा किया गया है। तो इन तीनों का अर्थ एक ही होगा, विनियोग, पूंजीगत व्यय, संपत्ति, इन तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग करें मतलब विनियोग मानकर लेखा किया गया है। अब इसी से एक पॉइंट और बनता है, विनियोग मानकर लेखा किया जाए, इसी से एक पॉइंट और बन जाता है। वो तीसरा पॉइंट कौन सा बनता है? तीसरा पॉइंट बनता है कि जब बीमा प्रीमियम को आपने विनियोग तो माना है, बीमा प्रीमियम को विनियोग तो आपने माना ही है, लेकिन विनियोग मानने के साथ साथ आपने संचय का भी निर्माण किया है। विनियोग मानना एवं संचय का निर्माण करना, अच्छा, संचय का जो निर्माण होगा वो किस संचय का निर्माण होगा? यहाँ पे संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम संचय का निर्माण होगा। तो जितनी राशि का आप विनियोग करोगे, नहीं जितना प्रीमियम चुकाओगे, उतनी राशि का संचय का निर्माण भी करोगे। संचय का निर्माण करना। तो कुल मिला के आपकी कितनी विधियां हो जाती है सर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की कुल 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों में से कोई एक विधि फर्म द्वारा अपनाई जाती है लेखा करने के लिए। या तो कोई फर्म व्यापारिक व्यय मान के लेखा कर सकती है, अगर व्यापारिक व्यय नहीं माना गया है तो जीवन बीमा प्रीमियम को आप संपत्ति मान के लेखा कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि संपत्ति तो माना, संपत्ति मानने के साथ संचय का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इन 3 में से कोई एक विधि संस्था अपना सकती है। तो चलिए हम तीनों में प्रत्येक विधि पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो अपनी पहली विधि है जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा किया जाए।
तो जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा किया जाता है तो हम क्या प्रविष्टियां करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर ए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बात करें अपन, जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी का मतलब क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय यानी कि इंग्लिश में व्यापारिक व्यय क्या कहते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस माना जाए। तो जब आप ये मान के चलते हैं कि आपने जो बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है, ये बीमा प्रीमियम आपका व्यापारिक व्यय है, तो आप किस प्रकार अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे जब आपने क्या किया कि सर हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बीमा प्रीमियम को क्या माना, व्यापारिक व्यय माना, तो सबसे पहले देखिए जब भी हम इंश्योरेंस करवाएंगे लाइफ का तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो प्रीमियम का भुगतान करने पर प्रविष्टि क्या होगी, तो देखो मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। सबसे पहला काम हम एंट्री लिख रहे हैं किस चीज की, प्रीमियम का भुगतान करने पर, किसकी, प्रीमियम का भुगतान करने पर, भुगतान करने पर। तो जब आपने प्रीमियम का भुगतान किया तो जो प्रीमियम आपने भुगतान किया वो व्यापार के लिए क्या है सर, वो व्यापार के लिए खर्चा है, व्यापारिक व्यय है। और आपको पता है कि व्यय कौन से खाते में आते हैं सर, अवास्तविक खाते में आते हैं। और अवास्तविक खाता क्या कहता है, सभी खर्चों को और हानियों को डेबिट करो। तो यहाँ पे बीमा प्रीमियम को हमने क्या माना, व्यय माना, और व्ययों को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने चुकाया है उसको मैं डेबिट करूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को क्या करूंगा सर, डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे व्यापारिक व्यय माना और व्ययों को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब बीमा प्रीमियम का क्या किया, भुगतान किया। तो देखिए भुगतान किया तो मैंने क्या दिया होगा, या तो मैंने कैश दिया होगा या मैंने चेक दिया होगा। अगर मान लो मैंने कैश दिया तो कैश व्यापार से गया। आपको पता है कैश कौन से खाते में आता है सर, कैश आता है वस्तुगत खाते में। और वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली को क्रेडिट करो। तो कैश व्यापार से गया, जब भुगतान किया तो कैश व्यापार से गया, और गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि कैश की बजाय चेक से अपन इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। तो जब चेक से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया तो हमने तो चेक इश्यू कर दिया, उस चेक का पेमेंट कहां से होगा, बैंक से होगा। तो बैंक कौन होगा, गिवर होगा सर। बैंक कौन सा अकाउंट होता है सर, बैंक एक संस्था होती है। और संस्था कौन से अकाउंट में आती है सर, सभी संस्थाएं व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती हैं। तो बैंक एक संस्था है तो व्यक्तिगत खाते में आएगी। तो हमने जब चेक इश्यू किया तो उस चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक कौन होगा, यहाँ पे देने वाला होगा, और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे बैंक को हम क्रेडिट करेंगे अगर चेक से आपने पेमेंट किया है तो ये जो फर्स्ट एंट्री हमने लिखी, ये आप इंश्योरेंस प्रीमियम का जब भुगतान करेंगे तो आपको ये एंट्री करनी होगी। इसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया, बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, 11th क्लास में आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी कोई व्यापारिक व्यय यानी ट्रेड एक्सपेंसेस होता है तो प्रत्येक ट्रेड एक्सपेंस को, यानी कि ये जो आयगत व्यय है, प्रत्येक खर्चे को वर्ष के अंत में अपलिखित किया जाता है लाभानी खाते द्वारा। तो देखो ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक अवास्तविक खाता है, और हर एक अवास्तविक खाता वर्ष के अंत में क्या हो जाता है सर, अपलिखित हो जाता है। कुछ अवास्तविक खाते ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से अपलिखित होते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लाभानी खाते से अपलिखित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आय होती है वो भी लाभानी खाते से अपलिखित हो जाती है। तो यहाँ पे ये व्यापारिक व्यय जो चुका है ये एक अप्रत्यक्ष खर्चा है, इसको हमें अपलिखित करना वर्ष के अंत में किससे, लाभानी खाते से। तो इसको अपलिखित करने की प्रविष्टि करेंगे। तो देखो बीमा प्रीमियम को, इंश्योरेंस जो प्रीमियम चुकाया है, बीमा प्रीमियम को अपलिखित, अपलिखित का मतलब क्या होता है, खाते को बंद करना, अपलिखित करने पर।
और अपलिखित करने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है सर? अपलिखित करने को इंग्लिश में कहा जाता है रिटर्न ऑफ करना, यानी कि उसको बुक से हटा देना, उसका खाता बंद कर देना। तो हमें बीमा प्रीमियम को अपलिखित करना है, और अपलिखित जब हम बीमा प्रीमियम को करेंगे तो देखो अपलिखित कर किसी भी खाते को अपलिखित करने का नियम आपने क्या पढ़ा है कि सर जब भी कोई खाता अपलिखित होता है या फिर ट्रांसफर होता है तो वो अपने से विपरीत पक्ष में चला जाता है। तो विपरीत पक्ष में जाने का मतलब अगर खाता डेबिट में है तो वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है, और क्रेडिट में तो डेबिट में नहीं विपरीत पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसी प्रकार हमें इस इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करना सर? अपलिखित करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को जब आप अपलिखित करोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहां है सर? ये डेबिट में है, और अपलिखित करेंगे तो कहां चला जाएगा सर? क्रेडिट में चला जाएगा। तो इसे हम क्रेडिट में लाके अपलिखित कर देते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये तो सर अपलिखित हो गया, इसको तो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन अपलिखित करना किससे है? जिससे अपलिखित करना उसको डेबिट में लाना पड़ेगा। तो किसे अपलिखित करना है सर? देखो एक जो व्यापारिक व्यय इसको माना है हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को, और ये व्यापार का प्रत्यक्ष खर्चा तो हो नहीं सकता, ये व्यापार के लिए अप्रत्यक्ष व्यय है, और प्रत्येक अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाता है। तो इसे हम लाभ हानि खाते से अपलिखित करेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिखेंगे सर यहां पे। तो इसको अपलिखित करने की एक ये प्रविष्टि हो जाती है आपकी यहां पे। तो आप ध्यान से देखिए, जब आपने बीमा प्रीमियम का जो भुगतान किया तो एंट्री की इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, और जब अपलिखित किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जेएलपी को व्यापारिक व्यय मानने पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किया पहले, फिर उसको क्रेडिट किया। तो देखो दोनों एंट्री में कहीं जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुला क्या सर? यहां तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता नहीं खुला, एक इंश्योरेंस प्रीमियम खाता खुला था, वो भी अपलिखित हो गया। तो आप ध्यान कीजिए, मैंने इससे पीछे जब सेवानिवृत्ति के समय जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने बताया था कि जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो उस दशा में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं होता है, यानी खुला हुआ नहीं होता है। तो देखो यहां है क्या है, आपने प्रीमियम का भुगतान किया, फिर प्रीमियम को अपलिखित किया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता तो खुला ही नहीं है, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम खाता खुला था वो भी अपलिखित हो गया। तो जो पीछे हमने बात की थी कि जब आप क्या होगा कि कुछ विशेष बातें जो पीछे लिखी थी वो मैं आपको रिवाइज करता चलता हूं। तो यहां पे इस परिस्थिति में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है। विद्यमान नहीं होने का मतलब क्या है? ये सर खाता खुला हुआ नहीं होता है, ये बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ पे हम पिछले वीडियो में क्या किए थे कि सर यहाँ पे अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ये दोनों एंट्री तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों केस में होती है, अगर प्रीमियम दिया हो तो दोनों केस में होगी। तो सर अगर यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमने क्या किया था? पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को पुस्तकों में हमने खोला। कौन से अनुपात में खोला था सर? पुराने अनुपात में इसे खोला गया था, और उसके बाद नए अनुपात में इस खाते को हमने बंद कर दिया था। ये रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ था। लेकिन यहां क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? किस संबंध में पढ़ रहे हैं सर? मृत्यु की दशा में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए, जब भी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो साझेदार की मृत्यु होने की दशा में आप क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, साझेदार की मृत्यु होने पर, जब साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उस समय क्या क्या काम होगा वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने करवाई है ये पॉलिसी दे हो जाएगी, यानी कि मैच्योर हो जाएगी जैसे ही साझेदार की मृत्यु होगी। तो यहां पे पहला काम क्या होगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे हो जाएगी, यानी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी देय होगी। यहां पे पहला काम तो यही होगा कि साहब यहां पे सबसे पहले संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी मृत्यु होने पर देय हो जाएगी, यानी कि हमें अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। और आपको पता है जब जीवन बीमा पॉलिसी देय होगी
तो हमें क्या प्रविष्टि करनी है। तो देय होने का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। देखो, जब पॉलिसी की राशि देय होगी, इसका मतलब ये होगा कि पॉलिसी की राशि देय होने का मीनिंग है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से इस पॉलिसी का पैसा लेना है, अभी मिला नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा लेना है इन नियर फ्यूचर, यानी कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। आपने जैसे ही साझेदार की मृत्यु होते आपने इंश्योरेंस कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके आपने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया कि भैया ये साझेदार की मृत्यु होगी, अब आप हमें इंश्योरेंस का पैसा दो। तो यानी कि अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या होगी सर, देनदार हो गई, यानी उससे हमें पैसा लेना है। और आपको पता है जिससे हमें पैसा मिलने वाला होता है वो हमारे लिए क्या होती है सर, संपत्ति, यानी देनदार भी हमारी संपत्ति तो होते हैं कि जिनसे पैसा लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक संपत्ति होगी, और संपत्तियों को हम क्या करते हैं सर, संपत्तियों को हमेशा डेबिट किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दूंगा, तो यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे सर, इंश्योरेंस कंपनी का जो भी अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे। तो सर क्रेडिट किसे करना है, तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी से ये जो आपको पैसा लेना है ये किसके बदले लेना है सर, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा लेना है उसका रीजन है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी से नियर फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है वो मिलने वाला है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बदले। तो यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये व्यापार के लिए क्या हो गई सर, ये प्राप्ति हो गई। तो प्राप्ति या फिर आय कह सकते हो, हमारी आय हो गई, और आय और प्राप्तियों को हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी आय है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो एंट्री होगी ये एंट्री होगी बीमित धन से। कौन से धन से सर, ये होगी बीमित धन। बीमित धन का मतलब जितने का बीमा करवाया था उस राशि से। और ये जो प्रविष्टियां हो रही ये कौन सी राशि से हो रही है, दोनों सर ये हो रही है चुकाए गए प्रीमियम की राशि से, चुकाए गए प्रीमियम की राशि से, प्रीमियम की राशि से प्रविष्टि होगी। और यहां पे भी वही सेम आएगा, चुकाए गए प्रीमियम की राशि को हमें अपलिखित करना है, ये बीमित धन से प्रविष्टि हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है सर, साझेदार पे पहला काम तो मृत्यु होने पर यह हुआ कि हमने बीमा पॉलिसी जो मृत्यु होते ही जो जीवन बीमा पॉलिसी पर राशि जो देय हुई थी वो देय होने की प्रविष्टि हमने कर दी। अब जब पॉलिसी देय होगी, देय होने के कुछ समय बाद बीमा कंपनी से आपको इसकी प्राप्ति होगी, और जब इंश्योरेंस कंपनी से आपको इसकी प्राप्ति होगी तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे, देखिए यहां लिख रहे हैं नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ, बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त होने पर, बीमित धन प्राप्त होने पर, जब भी आपको बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे सर, बीमित धन हमें प्राप्त हो गया तो बीमित धन प्राप्त किस फॉर्म में होगा सर, या तो कैश के फॉर्म में हो सकता है। तो कैश के फॉर्म में अगर धन प्राप्त हुआ है तो कैश कौन सा खाता है सर, कैश एक वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाते का नियम कहता है व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सर बीमित धन प्राप्त होने पर कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है सर, प्रैक्टिकली कैश में बीमित धन प्राप्त नहीं होता है हमें, प्रैक्टिकली तो हमें बीमा कंपनी से चेक मिलता है। तो जब चेक मिलता है तो सर चेक की प्राप्ति होने पर एंट्री करेंगे। तो चेक मिलेगा तो चेक हम कहां डिपॉजिट करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो उस चेक का कलेक्शन कौन लेगा भाई, उस चेक का कलेक्शन करेगा बैंक। तो बैंक कलेक्शन करेगा तो बैंक में हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, यानी कि बैंक रिसीवर हो गया। तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक कौन है सर, बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, बैंक को हमने चेक दिया, बैंक उसका कलेक्शन करेगा। तो बैंक को रिसीवर, रिसीवर को हमें डेबिट करना होता है व्यक्तिगत खाते में, तो बैंक व्यक्तिगत खाता है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू,
तो ये पैसा बीमा कंपनी से हमें प्राप्त हो रहा है। कौन दे रहा है पैसा? सर बीमा कंपनी दे रही है। तो बीमा कंपनी कौन है सर? यहाँ पे देने वाला है। बीमा कंपनी भी तो एक व्यक्तिगत खाता है ना, कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आती है। तो कंपनी ये पैसा हमें दे रही है, तो कंपनी कौन हो गई सर? देने वाले गिवर हो गई, और देने वाले को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी को हमें क्रेडिट करना है। तो ये बीमित धन की जब प्राप्ति होगी तो ये प्रविष्टि आप प्राप्ति होने पर करेंगे। अब देखिए, अब लास्ट में हमें क्या करना है? देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया और वर्ष के अंत में इसे अपलिखित किया। तो देखो ये अपलिखित करने वाली प्रविष्टि होती है ना, ये कब होती है सर? ये वर्ष के अंत में होती है। बीमा प्रीमियम को अपलिखित करने पर कब अपलिखित करते हैं? ये अपलिखित करते हैं वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में अपलिखित करने की प्रविष्टि क्या होती है? वर्ष के अंत में होती है। तो जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, हमने ये मान लिया कि सर 1 जनवरी को हमने इंश्योरेंस करवाया, तो उसका प्रीमियम हमने 1 जनवरी को पेमेंट किया। और मान लो खाते बंद होने की तारीख है 31 दिसंबर। हमारे खाते मान लिया हमने कि खाते बंद हो रहे 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी को जो प्रीमियम चुकाया, 1 जनवरी 2010 को जो प्रीमियम चुकाया, वो 31 दिसंबर 2010 को हम क्या करेंगे? उसे अपलिखित कर देंगे जब खाते बंद करेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे अपलिखित कर रहे हैं, इसका मतलब इस इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कब है सर? ये तो वर्ष की अंतिम तिथि को बनता है। तो यह वर्ष की अंतिम तिथि को बन रहा है, इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने यहाँ पे अपलिखित करना है वर्ष के अंत में ही करना है, क्योंकि वर्ष के अंत में P&L बनेगा तभी तो इसके डेबिट में दिखाओगे, उससे पहले कहां से दिखाया जाएगा? तो वर्ष के अंत में ये अपलिखित होगा। तो यहां जो प्रीमियम चुकाया वो यहां अपलिखित किया, यहां प्रीमियम चुकाया, यहां अपलिखित किया। अब मान लो आपने 1 जनवरी 2011 को कोई प्रीमियम चुकाया, तो अपलिखित कब करोगे सर? 31 दिसंबर 2010 को करोगे। तो यहां चुकाया और यहां अपलिखित किया। लेकिन मान लो कि आपने जनवरी 2012 को प्रीमियम चुकाया। क्या किया सर? प्रीमियम चुकाया 1 जनवरी 2012 को, और यहां पे साझेदार की मृत्यु हो गई। साझेदार की मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2000, चलो 1 मार्च मान लेते हैं, चलो 1 मार्च 2012 को इसकी मृत्यु हो गई साझेदार की। तो देखिए साझेदार की मृत्यु की बार हम क्या कर रहे थे? सामान्य रूप से जब जनवरी को प्रीमियम चुका रहे थे, दिसंबर में अपलिखित कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1 जनवरी 2012 को हमने प्रीमियम चुकाया, तो उसका अपलिखित कब होना चाहिए था सर? वो 31 दिसंबर 2012 में अपलिखित होना चाहिए था। लेकिन 31 दिसंबर 2012 से पहले, लाभ हानि खाता बनाने से पहले, या साझेदार की क्या हो जाती है सर? मृत्यु हो जाती है। और जब साझेदार की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे पॉलिसी क्या होगी सर? यहाँ पे पॉलिसी देय हो गई, तो ये देय होने की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त होने के बाद इसका शेष जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमें साझेदार में विभाजित करना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रीमियम चुकाया गया है 1 जनवरी 2012 को इसे लाभ हानि खाते से इस साल अपलिखित नहीं किया जा सकता। तो अगर मान लो कि ऐसा हो कि जिस वर्ष में साझेदार की मृत्यु होती है और उस वर्ष का बीमा प्रीमियम अपलिखित ना किया जा सका हो लाभ हानि खाते से, क्योंकि 1 मार्च को तो लाभ हानि खाता बनाएंगे नहीं, लाभ हानि खाता तो 31 दिसंबर को ही बनेगा, और उससे पहले में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। तो 1 मार्च 2012 को जब मृत्यु हो गई, तो जनवरी 2012 का जो प्रीमियम चुकाया वो अभी तक अपलिखित नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में जब आपका अंतिम वर्ष का प्रीमियम, मृत्यु वाले वर्ष का प्रीमियम अगर अपलिखित नहीं हुआ है, तो उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते से अपलिखित करेंगे। तो यहां पे एक नोट लगा के विशेष बात आप लिखोगे, यदि साझेदार की मृत्यु वाले वर्ष का प्रीमियम, मृत्यु वाले वर्ष का प्रीमियम अपलिखित ना हुआ हो, अपलिखित
ना हुआ हो तो, अपलिखित ना हुआ हो तो इसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से अपलिखित किया जाएगा। सिर्फ मृत्यु वाले वर्ष का, और किसी वर्ष का नहीं। सामान्यतः जो प्रीमियम चुका रहे थे लाभ हानि खाते से वर्ष के अंत में अपलिखित हो ही रहा था, और लेकिन मृत्यु वाले वर्ष में अगर जो प्रीमियम चुकाया था वो प्रीमियम अगर अपलिखित ना हुआ हो तो उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से अपलिखित किया जाएगा, अपलिखित किया जाएगा। तो ये रूल है, तो इस रूल का आप ध्यान रखोगे, अपलिखित किया जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी प्रविष्टि करनी है। तो देखिए सर, हमने प्रीमियम चुकाया, ये मृत्यु वाले वर्ष में प्रीमियम चुकाया, तो प्रविष्टि तो प्रीमियम चुकाने की वही होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। अपलिखित करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा प्रीमियम को, डेबिट से प्रीमियम क्रेडिट होगा सर टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, सर क्रेडिट हो गया। डेबिट किसे करना है, देखिए अब तक हम सामान्यतः क्या कर रहे थे, लाभ हानि खाते से अपलिखित कर रहे थे। अब हमें मृत्यु वाले वर्ष का जो प्रीमियम है वो लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन तो लाभ हानि खाता बनेगा नहीं, लाभ हानि खाता तो बाद में बनना है, और हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट अभी खत्म करना है, तो इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से अपलिखित करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी आय है, और आय से जब किसी व्यय को हम अपलिखित करते हैं तो आय को क्रेडिट से क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस आय से जब ये खर्चा अपलिखित होगा तो इस आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि किसी भी आय का शेष होता है क्रेडिट, और जब वो आय अपलिखित होती है या फिर उसमें कमी आती है आय में, तो आय क्रेडिट से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। यानी किसी भी अकाउंट में अगर कोई कमी होती है तो वो विपरीत पक्ष में चला जाता है, तो उसी प्रकार इसमें कमी होने पर ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो अंतिम वर्ष का यानी मृत्यु वाले वर्ष का प्रीमियम अपलिखित करने के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को काम में लेंगे, और सामान्य वर्षों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को काम में लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और अंतिम वर्ष का जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब देखिए अंत में हमें क्या करना है, इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में जो भी शेष रहेगा ये शेष साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष का क्या करना है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो शेष होगा, अंतिम प्रविष्टि करनी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जेएलपी का मतलब क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहां लिख देता हूं मैं, जेएलपी मींस होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये जेएलपी का मीनिंग होता है। ये एब्रीविएशन मैंने यहां पे इसका यूज कर लिया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए, जेएलपी। तो यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष, खाते का जो भी शेष रहेगा, खाते का शेष साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है, साझेदारों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को साझेदारों में विभाजित करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो शेष है, कौन सा शेष है सर, क्रेडिट शेष है। देखो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट यहाँ पे, अगर इससे कुछ व्यय को अपलिखित कर देंगे तो भी शेष किस में रहेगा, क्रेडिट पक्ष में रहेगा। कितनी इसको साझेदारों में विभाजित करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो आय थी, ये आय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी आय साझेदारों के बीच विभाजित हो जाएगी। तो इसका खाता क्या हो जाएगा सर, अपलिखित हो जाएगा। इसको अपलेखन करने के लिए क्रेडिट से डेबिट में ले जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो गया। क्रेडिट किसे करना है, देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी के शेष को साझेदारों में विभाजित करना है, तो इसे साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। और आप जानते हैं कि पूंजी खाते का शेष होता है क्रेडिट, और पूंजी में वृद्धि होने पर पूंजी खाता फिर से क्रेडिट होता है और कमी होने पर डेबिट होता है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि इस बात को आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इन खातों के शेष, खातों में कमी और वृद्धि का क्या प्रभाव होता है, वो सब आपने 11th क्लास में पढ़े हुए अच्छे से। तो देखिए जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को
साझेदारों में विभाजित करोगी तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या थी सर, हमारी एक प्राप्ति या फिर आय थी, और प्राप्तियों को और आयों को जब पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो पूंजी खाता क्या हो जाता है, पूंजी खाते का शेष बढ़ जाता है, और पूंजी खाते के शेष में वृद्धि होने पर हम क्या करते हैं, पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। तो सभी साझेदारों के पूंजी खातों में से हस्तांतरित करेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे क्रेडिट करेंगे। और किस अनुपात में क्रेडिट करना है सर, इसे पुराने अनुपात में क्रेडिट करना है सभी साझेदारों में। कौन से अनुपात में सर, इसे पुराने अनुपात में क्रेडिट करना। तो हमने अब तक इसमें पढ़ा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।